अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। और नाज़रीन, आज है जुम्मे का मुबारक दिन। तमाम लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुम्मा मुबारक हो। इसके बाद हम वीकेंड की जानिब बढ़ रहे हैं। तो इतनी सियासी पॉलिटिकल हैपनिंग जो पूरा वीक रही, दुआ करते हैं कि जो वीकेंड है ये भी खैरियत से गुजर जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है उसका भरपूर आगाज़ है। दूसरी जानिब लाहौर में जो है फाइनल जो PSL का मैच है उसके ऊपर भी थोड़ी सी एक वो मौमा बना हुआ है। नजम सेठी और जो निगरान वज़ीर आला है वो भी ज़रा आमने सामने आ चुके हैं। ये भी मामला ज़रा कहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है मैच कराची में हो जाए। ये सूरत हाल क्या इख्तियार करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। दीगर अहम सेगमेंट्स भी होंगे, आपकी सेहत के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं प्रोग्राम में ऑन टॉप स्टोरीज। जेल भरो तहरीक, क्या तहरीक इंसाफ को अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस, अदालत के अहम तरीन रिमार्क्स। मरियम के बाद इमरान खान भी बरहम, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। कराची की टॉम गर्ल क्यों बनी लड़कों की तरह चोर? और आसान नाश्ता, डबल रोटी, रहमत या फिर जहमत, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी इन न्यू पाकिस्तान। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले सियासी मंजरनामे से। तो नाजरीन, 2 सूबों में इलेक्शन का मामला है और मौजूदा सूरत हाल देखकर लग रहा है कि 2 असेंबलियों को कबल अज वक्त खत्म इसलिए किया गया ताकि मुल्क में एक हैजान की कैफियत पैदा हो। इस वक्त भी यही सूरत हाल है और कहा जा रहा है कि 2 सूबों में इलेक्शन की तारीख देने के लिए सदर पर इमरान खान साहब का दबाव था। सदर आरिफ अलवी ने कराची में क़याम के दौरान इस मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी की और इससे लगता है कि जो खान साहब है उनके दबाव को सदर साहब बर्दाश्त ना कर पाए और उन्होंने इलेक्शन की तारीख का जो नोटिफिकेशन था उसके बाद वो जारी किया। अच्छा, इसके बाद का पूरा मंजरनामा हम सबके सामने है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक शुरू हो चुकी है। PTI की सेक्रेटरी जनरल असद उमर को राजनपुर जेल, शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक मुंतकिल किया गया है। सेंटर वलीद इकबाल लिया जेल, आजम स्वाति रहीम यार खान जेल, डॉक्टर मुराद राज को DG खान जेल मुंतकिल किया गया। जबकि पेशावर से अभी तक किसी अहम रहनुमा की जो गिरफ्तारी है वो फिलहाल सामने नहीं आई है। इस हवाले से जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कह रहे हैं, खासकर जो पेशावर से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो नाज़रीन आप जरूर देखिए। आज जो माहौल में देख रहा हूँ बेहद अफसोस और शर्म का मकाम है कि हमारे लीडर हजरात कोई जमान पार्क में सोए और कोई बंगलों में सोए हुए हैं और हम कारकुन आके गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये है इनका जेल भरो तहरीक। बेहद शर्म की बात है और अफसोस हो रहा है हमें। पूरे जिला मर्दान से 4 सेनेटर और 8 MPs और 2 MNS के काफिले में 105 आदमी पेशावर पहुँच गए और 105 आदमियों से भी तकरीबन 75 आदमी वो मोटरवे से वापस आ गए। तो मेरा दरख्वास्त है इमरान खान साहब से कि जल्द अज जल्द इस पार्लियामेंटेरियन को ज़मान पर बुलाया जाए और इससे जितनी भी मफाद इस लोगों ने हासिल किए वो मराहत वापस लिया जाए और जो लोग मिनिस्टर थे उसको तो बिल्कुल पार्टी से। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मकासद हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। दूसरी जानिब जो कारकुनान है इमरान खान साहब की कॉल पर बाहर तो निकले हैं लेकिन जो उनका शिकवा है इस वक्त वो आपने नाज़रीन सुन लिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को गैर आइनी कामों से बाज रहने का मशवरा दिया। तो सरगोदा में मरियम नवाज ने जलसा आयाम से खिताब करते हुए कहा कि ये पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुनान आगे हैं और पुलिस पीछे है। मरियम नवाज ने मजीद क्या कहा, सुनिए। के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। नवाज शरीफ को बीमारी का ताना देने वाला अल्लाह की शान देखो, आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। हाथ नहीं रंगे हुए, पूरा सर से पैर तक चोरियों और डाकों से रंगा पड़ा है।
اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں کو 90 دن تک جیل میں رکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ کے رہنماؤں کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب. ان سے ہم اس سیاسی منظرنامے پر اور پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ابھی تک کتنے کارکنان اپنی گرفتاری دے چکے ہیں اور آغاز سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو مقاصد پاکستان تحریک انصاف جیل بھرو تحریک سے حاصل کرنا چاہتی ہے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اسی طرح کا آغاز ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی ہمارے مقاصد بڑے کلیئر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر فیئر اینڈ فری انتخابات ہوں اور یہ جو ظلم بربریت کا بازار گرم ہے جو لاقانونیت کا بازار گرم کیا ہوا انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں نے یہ ختم ہو. اس وقت دیکھیں مہنگائی اس قدر عروج پر پہنچ گئی ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ کوئی انارکی اس ملک کے اندر پھیلے صرف مہنگائی کی وجہ سے. تو ایک ڈائریکشن دینی ہے عوام کو تاکہ یہ ڈائریکشن سے ادھر ادھر نہ جائے. دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طریقہ اپنایا ہے, سڑکوں پہ بھی آ سکتے تھے, اس سے اور مسائل پیدا ہوتے تھے, لوگوں کے روزگار تباہ ہوتے. تو عمران خان نے ایک سوشل طریقہ اپنایا اور ایک جمہوری طریقہ اپنایا اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں پھر اس کے بعد کل جو خیبر پختونخوا میں اسپیشلی پشاور میں جس طریقے سے لوگ امڑ آئے, جس طریقے سے لوگوں میں جذبہ ہے, تو یہ تو دیکھیں اگر ہم تو پرامن لوگ ہیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں ملک کا احساس ہے. جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ایک بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اعتراض کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے, لیڈرشپ کی جانب سے. فار ایگزامپل اسد عمر کو راجن پور جیل منتقل کیا گیا, شاہ محمود قریشی کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک منتقل کیا گیا. تو جو رہنما ہیں ان کو مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے, دور بھیجا جا رہا ہے. تو اب جب جیل بھیجا جائے گا, خود رہنما آ کر گرفتاری دیں گے تو کوئی پروٹوکول تو ہوگا نہیں ان کے ساتھ. تو یہ صورتحال اور اس پر بات آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا بنتی ہے ابھی؟ دیکھیں ایک ہے سیاسی گرفتاری, اس سے پہلے بھی سیاسی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کسی کو بی کلاس ملا ہے, کسی کو اے کلاس ملا ہے. پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. لیکن یہ جو آج گرفتاریاں ہو رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ دفعہ 144 لگا کے ان پہ 3 MPO لگا کے جی 3 مہینوں کے لیے اندر کریں اور پھر ان کو الگ الگ کریں تاکہ ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں. یہ جو ان کی نیت ہے, ان نیت کہ ہم خود جانا چاہتے ہیں اور یہ سلسلہ تو جاری ہے جب تک عمران خان صاحب اس کو بریک نہیں لگاتے, ختم نہیں کرتے, یہ تو جاری رہے گا. دیکھیں یہ عوام کے ساتھ ایک قسم کا کھڑا ہونا ہے. اس وقت جو مشکل میں عوام, کیا ہم ان کو اسی طرح چھوڑ دیں؟ یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہے, دھڑا دھڑ ٹیکسز نافذ کر رہی ہے, دھڑا دھڑ یہ جو IMF کی شرائط مان رہی ہے, تو اس سے تو جو مہنگائی, ابھی میں کل بھی کہا تھا, یہ پرومو ہوتا ہے, یہ پرومو چل رہا ہے. جو اصل مہنگائی آنے والی ہے نا, اس کے لیے تو میں کہتا ہوں وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کون سی ایسی حکمت عملی اپنا لے گی؟ کوئی اسٹریٹجی تو آ کر بتائیں نا. عمران خان صاحب جب روزانہ میڈیا پر آتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کو جو دیگر رہنما آ کر بات کرتے ہیں, تو کوئی حکمت عملی تو بتائیں, کوئی لائحہ عمل, کوئی پلان تو بتائیں کہ جتنا ڈیمیج, ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں, جتنا ڈیمیج موجودہ حکومت نے کر دی ہے اور مہنگائی اپنی پیک پر ہے اس وقت, تو پاکستان تحریک انصاف ایسا کہ کیا کر لے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی جمہوری نظام کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے نا, ان کے پیچھے عوام نہیں ہے, یہ کھوکھلی حکومت ہے. اور جو جتنے 4 چور اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک PDM بنائی ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے, ہم نہیں کہتے تھے, یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے. اور آج سارے اکٹھے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کار ہیں, عمران خان کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے دور میں جو 178 پہ ڈالر تھا اور 1100 روپے کی بوری جو آٹا کی تھی, آج وہ 2700 کی پہنچ گئی ہے. اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے, لیکن جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بتائے گا. جس طرح سے ہم نے لاہور میں دیکھا کہ بھرپور طریقے سے آغاز ہوا ہے, اہم سیاسی جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی گرفتاری بھی دی ہے. KPK میں اس وقت کیا سچویشن ہے, خاص کر آج کی حکمت عملی کے بارے سے بتائیے گا. آپ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں؟
دیکھیں گرفتاری دینے کے لیے تو سب تیار ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حکمت عملی کے طور پہ جہاں وہاں خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ نام آئے ہیں کہ فلاں لوگ جو ہے وہ گرفتاری دیں، تو ہماری ساری سینئر لیڈرشپ ہے، جس طرح مرکز میں ہوئی ہے، پنجاب میں اسد عمر صاحب، قریشی صاحب، اس طرح بہت سارے سینئر، یہاں پہ آپ دیکھیں پرویز خٹک صاحب، شاہ فرمان، اسد کیسر، عاطف خان، اشتیاق ارمڑ، شاہرام ترکے، ہم سب آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک جیل کے سامنے بیٹھے رہے، وہ کہا جی ہم گرفتاری نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ تو ہم کوئی کرمنل لوگ تو ہیں نہیں کہ ہم جا کے کوئی کرائم کر کے آئے، ہم نے ایک جو ہمارا سیاسی، جو ہمارا جمہوری، جو ہمارا انسانی حقوق کے حوالے جو بھی حقوق ہیں وہ مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں الیکشن کراؤ، ہمارا اور کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہم ان سے حکومت تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ نمبر آپ شیئر کرنا چاہیں گے، کنفرمیشن دینا چاہیں گے کہ کتنے کارکنان کی گرفتاری اب تک عمل میں لائی جا چکی ہے؟ دیکھیں پنجاب سے کتنی ہوئی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں ہم کل سارا دن بیٹھے رہے جیل کے سامنے، انہوں نے دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، تو مجھے تو ایگزیکٹ فگر کا نہیں پتا ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ پنڈی میں آج پنڈی کا نمبر ہے اور پنڈی میں بھی لوگ نکلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے ان کا یہ موقف ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے، جبکہ جو میڈیا پر ہم کل پورا دن کوریج دیکھتے رہے اس میں ہم نے دیکھا کہ لاؤڈ سپیکرز پر اعلانات کیے گئے پولیس اہلکاروں کی جانب سے کہ گرفتاری دیں، اور اس پر بھی کافی گفتگو ہو رہی ہے کہ پکچرز لی جاتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، وین میں ڈالا جاتا ہے، جب وین چلنے لگتی ہے تو کارکنان اتر جاتے ہیں، اب اس طرح کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کرمنل لوگ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بندوں کے پیچھے بھیجتے ہیں کہ جی آپ نکلیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، اور سیاسی طریقہ اپنایا ہم نے، اور سیاسی طریقے سے ہم جیل کے سامنے آئے ہیں۔ یہ کوئی ہم نے کوئی نواز شریف صاحب کی طرح یا شہباز شریف کی طرح ہمارے اوپر کوئی کیسز تو نہیں ہے، یا کوئی 1100 ارب روپے کے معاف کرنے کے کیسز تو نہیں ہے کہ لوگ آ کے آپ بتائیں کہ جی نکلو جی قیدی صاحب آپ۔ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے اور ہم اس کو پولیٹیکل رکھنا چاہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے نا تو آپ یقین کریں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، اور جب عام لوگ سڑکوں پہ آئیں گے نا پھر یہ حکومت نہیں سنبھال سکے گی۔ ہمیں پاکستان کی بھی فکر ہے، اس وقت جو لوگ مشکلات میں، آپ یقین کریں ہم جیسے لوگ بھی اس وقت مشکل میں ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے ان چیزوں کو، تو یہ جو مہنگائی کا سلسلہ بھی اور آگے بڑھے گا۔ جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عام لوگ باہر نکلے، لیکن ابھی تک اطلاعات سامنے آ رہی ہے، جو میڈیا کوریج ہے، جو نمبر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نیوز میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ بھی اس طریقے سے باہر نہیں نکلے ہیں، جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی یہ الزام عائد کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تحریک بھی فیل ہو چکی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ سیٹسفائی ہیں اتنی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے خان صاحب نے کہا کہ 200 کارکن اور مین لیڈرشپ وہ روزانہ جیل جائے گی، تو کل 200 تھے، آپ کا چینل تو وہاں موجود تھا، آپ ان سے پوچھیں نا وہ کتنے لوگ تھے، وہ 200 تھے۔ دیکھیں یہ ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے، ہم دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ اگر خان صاحب کہے کہ سارے جیل جاؤ تو پھر آپ دیکھیں پھر کوئی جگہ پھر آپ کو نہیں نظر آئے گی خالی، ظاہر ہے جو ہماری اپنی ایک حکمت عملی ہے اور ہم اس حکمت عملی کے تحت حکومت پہ جمہوری انداز میں پریشر ڈال رہے ہیں کہ الیکشن کرا والے افراد ہیں، ان کی ہم نے گفتگو ابھی آپ کی جوائن کرنے سے پہلے سنائی، اگر آپ کہیں گے کہ میں دوبارہ بھی پلے کر دوں گی، وہ کافی برہم دکھائی دے رہے ہیں، اشتعال میں دکھائی دے رہے ہیں۔ They were saying کہ ہم یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر آئے ہیں، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں وہ زمان پاک میں سو رہے ہیں، کوئی یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ گفتگو آپ کو پلے بھی کر دیتی ہوں، آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں، آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اتنے برہم کیوں ہے کے پی کے سے لوگ کارکنان؟ نہیں کوئی برہم نہیں ہے، یہ کوئی اگر تحریک انصاف کا بندہ ہے تو وہ اس پہ برہم نہیں ہو سکتا کہ زمان پارک میں لوگ کیوں ہیں۔ زمان پارک میں لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اور اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ میرے خیال سے یہ واحد پارٹی ہے
کہ اس کا لیڈر بغیر کسی اس کے جب جاتا ہے عدالت جاتا ہے تو ہزاروں کارکن خود ہی پہنچ جاتے ہیں. اس طرح کا پاپولر لیڈر تو آج تک پاکستان میں آیا بھی نہیں ہے. اور ایک وہ لیڈر ہے جو اسی عدالتوں پہ جو آج مریم برس رہی ہے, اسی عدالتوں نے ان کے والد کو چھوڑا ہے کہ جائیں آپ, اور گارنٹی کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے. آج وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ تو یہ جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ ججوں کے اوپر برستے ہیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آج عمران خان اتنا یعنی اس پہ گولیاں لگی, اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا, اس نے علاج پاکستان میں کیا, اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ 70 مقدمے درج ہے ان کے اوپر, مجھے باہر بھیجو. کبھی انہوں نے وہ جائیں گے بھی نہیں. ان کا مرنا جینا یہاں پہ. تو ایسے لیڈر کو تو سلوٹ کرنا چاہیے. عوام تو ایسے لیڈر کو چاہتی ہے. تو دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حمایت نہیں ہے عوام کی, تو الیکشن کرا کے دیکھ لو نا, پھر کیوں ڈرتے ہو؟ اور یہ کہا آپ کہتے تھے کہ جی یہ تو سارا IMF کا کرا دھرا جو ہے یہ تو عمران خان نے کیا ہے, تو پھر آپ کیوں آئے تھے؟ اگر اتنا ہی خراب معاہدہ عمران خان نے کیا تھا تو آپ کیوں آ کے بیٹھ گئے کہ ہم ٹھیک کریں گے؟ کوئی معاہدہ ایسا نہیں کیا عمران خان نے, کوئی ایسی وہ نہیں کی. اچھا شوکت صاحب, عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت اس طرح کے حالات بن چکے ہیں کہ جن حالات میں سری لنکن وزیر اعظم کا گھر جلایا گیا تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس طرح کے بیانات ہیں وہ کوئی ہنگامہ برتتے ہیں؟ کارکنان جو ہیں ان میں ایک اشتعال کی جو صورتحال ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے. یہ جس طرح آپ نے پہلے کویسچن کیا نا کہ عوام اتنے لکھ لیں, یہ وہ اس کا جواب دیا ہے خان صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام نہ کروں, یہ جیل بھرو تحریک کی طرف لوگوں کا توجہ راغب نہ کروں, تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ نکلیں گے سڑکوں پہ, وہ پھر سب کچھ کریں گے, تو وہ پھر ڈائریکشن نہیں ہوگی لوگوں کی, ان کو سنبھالے گا کون؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کی توجہ اس طرف دلا کے ایک طرف کر دیا ہے. ورنہ دیکھیں, حقیقت میں آپ کو بتاؤں, آپ تو مجھ سے زیادہ وہ ہیں, آپ دیکھیں لوگوں کا نفس دیکھیں, اس وقت لوگوں میں کتنا اشتعال ہے. لوگ یعنی کوئی دیہڑی مار جو ہے وہ پورے دن دیہڑی کر کے وہ اپنے بچوں کو نہیں وہ پال سکتا, نہیں رکھ سکتا. 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی, حقیقی معنوں میں مشکل ہو گئی. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ اس حکمرانوں کو مانیں گے؟ ان کو کون لے کر آیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے لے کے یوسف سعید سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ان کانٹینٹ تھے. اور واقعی جو لوگ ہیں وہ اس وقت 2 وقت کی روٹی کو بھی بلک رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہو یا پھر عمران خان ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ کوئی ایسا پلان تو دیں کہ جو اس بحران سے ملک کو اور عوام کو باہر نکالیں گے. لیکن عوام بیچارے ابھی تک اسی انتظار میں ہے, لیکن کوئی ایسا پلان, کوئی حکمت عملی فی الحال سامنے نہیں آ رہی ہے. پروگرام میں ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد پروگرام میں گفتگو کو سیگمنٹس کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ ونس اگین ان نیو پاکستان. تو ناظرین پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور JUI صدر عارف علوی کے خلاف پارلیمنٹ میں قرارداد کی اس وقت تیاری میں ہے. حکمرانوں کے راہداریوں سے آرٹیکل 6 لگانے اور غداری کا مقدمہ چلانے کی باتیں اس وقت زبان زد عام ہے. ادھر سپریم کورٹ میں پنجاب اور KPK کے جو انتخابات سے متعلق از خود نوٹس ہے, اس کی سماعت میں چیف جسٹس پاکستان کے ریمارک سامنے آئے ہیں. کہا گیا ہے کہ ہم آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے, چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں 3 سوالات اٹھائے ہیں. پہلا سوال, اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ دوسرا سوال, انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ پہلے دن کی سماعت میں معزز جج صاحبان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے. انتخابات کا جو مسئلہ ہے وہ وضاحت طلب ہے, چیف جسٹس کے یہ ریمارک سامنے آئے. پھر جسٹس منصور کی جانب سے کہا گیا کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا. جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس تھے, انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم نہیں ہو سکتی.
साथ ही साथ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क सामने आए कि सूबाई असम्बलियों के तहलील पर भी नोटिस लिया जाए। उधर पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच पर भी सवालात उठाए हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कल वीडियो लिंक से काफी गर्मा गर्म खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने कि निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है, लेकिन कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमत इससे पहले नहीं देखी है। इमरान खान साहब ने कल वीडियो लिंक के जरिए जो खिताब किया, उन्होंने क्या कहा अब वो देखिए, और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो भी देखिए। आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना, क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। उनको एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूँ, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची, फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें। पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना। अपने जजेस को कहना चाहता हूँ कि देखिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, ये फैसला कौन वक्त है। इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है। इस वक्त आरिफ चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माहिर कानून हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे ही तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। कल की जो समाअत हुई है उसमें मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से भी अहम रिमार्क सामने आए हैं, सारी कार्रवाई आपकी नज़र से गुजरी होगी, क्या आप कहेंगे कल की समाअत पर? बहुत शुक्रिया। मैंने जो कल की कार्रवाई देखी है उसके बाद मरियम, उससे बल्कि के पहले मरियम नवाज या उसके बाद मरियम नवाज के जो कमेंट्स हैं और फिर इमरान खान का खिताब, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ख़ास तौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल का इज़हार अदम एतमाद इस बेंच के ऊपर, ये सारी चीज़ें प्लस जो कमेंट्स आए हैं और जो सवाल अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब ने किए हैं, इसको देखते हुए मुझे नज़र ये आ रहा है कि बिल्कुल तारीख दोहराई जाएगी 97 की। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ रही है कि नवाज शरीफ के साथ के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा और उसके बाद फिर बेंच जो है वो 2 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई और तारड़ साहब, रफीक तारड़ साहब जो थे वो बेंच जो कोयटा वाला था वहाँ गए और वहाँ से फैसला करवाया। और उस ज़माने में मैं मेंबर था इसका बार काउंसिल का और हम कोई 15 रुकनी बेंच, ये 15 रुकनी बेंच था और 17 रुकनी हमारी कमेटी थी। हम गए और हमने जाके इनके सामने, आबद बंटो साहब हमारे सदर थे, कि हमने जाके रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम ना करो। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ और कोशिश उनकी ये आरिफ साहब, इसमें ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं थिंक टैंक्स की जानिब से, ये भी अब बात सामने आ रही है कि फिर बार कौंसिल अपना किरदार अदा करे, फुल बेंच क्यों नहीं तश्कील दिए जा रहे अगर इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट अगर सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि फुल बेंच बनाने में भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन बात क्या है? बात सिंपल ये है कि क्या इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और दूसरा ये कि इख्तियार किसका है। अब मैं आपको अर्ज करता हूं कि आर्टिकल 105 जो है उसमें उसका क्लास 3 है और इख्तियार किसका है? गवर्नर का। और गवर्नर का इख्तियार क्या है कि जिस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व करने का नोटिफिकेशन जारी हो तो उस नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले वो नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, उसके बाद केयर टेकर सेटअप जो है उसका नोटिफिकेशन करें। अब ये गवर्नर जो थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि उसी दिन जब ये असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं तो ये नोटिफिकेशन जारी करते, इसका इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते। उन्होंने ये काम नहीं किया। उसके बाद दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जो है, बल्कि पहली बड़ी जिम्मेदारी वो इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन का इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है कि वो आज़ादाना, ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन करवाए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसके बाद फिर सदर मुमलिकत जो आइन की वहादत की अलामत है और आइनी ओहदा उनका
इलेक्शन के जरिए उन्हें मिला है। वो वफाक की यानी गवर्नर जो है वो इलेक्शन के जरिए नहीं आते, वो नॉमिनेटेड है, और गवर्नर जो है वो सदर की सवाबदीद तक है, सदर की खुशनुदी तक है, एट द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। और जब वो तो सर फिर ये जो आईनी बहरान है इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? सदर साहब का आप तस्करा कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी कन्विंसिंग पोजीशन में आना चाहिए था, या फिर आप हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि वो इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही है? देखिए, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो इंतखाबात नहीं चाहती, और वो इसके अलावा और कोई बात नहीं है। पहले दिन से उन्होंने पहले तो इमरान खान को इस तरफ लाए कि जनाब असम्बलियां आप डिसॉल्व करें तो हम इंतखाबात करवा देंगे, ये सारे बयानात मौजूद हैं। उसके बाद जब उसने ये काम भी कर दिया तो फिर उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हमने इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। अब उनका ये फैसला जो है ये पाकिस्तान के लिए तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, इसलिए कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। और उन्हें एक दिन भी, ये जो केयर टेकर है उन्होंने बनाए, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि इन्होंने इंतखाबात करवाने हैं, और ना ये तकर्रियां कर सकते हैं, ना तबादले कर सकते हैं, ना बड़े किसी फैसले कर सकते हैं। ये सबसे बड़े फैसले कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो इनके पास इख्तियार नहीं है। अब जिस दिन 90 दिन पूरे होंगे उसके बाद इनकी आईनी हैसियत खत्म हो जाएगी, उसके बाद ना ये कोई फैसला कर सकेंगे और ना ही किसी चीज पे अमल दरामद करा सकेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में क्यास जो है वो किसको सूट करता है? पाकिस्तान को तो नहीं करता, लेकिन अब ये जो पीडीएम है क्योंकि वो ये समझती है कि इंतखाबात के नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुखालिफ आ जाएगी। मुझे नहीं मालूम कैसा हो या ना हो, लेकिन इस वजह से क्या आप इंतखाबात का अमल रोक सकते हैं? और क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि आने वाली कोई भी हुकूमत ये कह के कि जी पाकिस्तान की मुआशी हालत अबतर हो गई है, हमारे पास ये वसाइल नहीं है, इलेक्शन ना करवाए? ये अगर जवाब दे दिया जाए तो इसके बाद तो आने वाले दिनों में जनरल इलेक्शन भी नहीं होंगे और फिर कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। असल कोशिश ये की जा रही है कि बेंच के सामने भी ये जो बार जाएगी, बार भी डिवाइडेड है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ये वही लोग हैं जो जब प्रेसिडेंट थे यासिर बोन और आजम नजीर तारड़ मेंबर थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, इन लोगों ने बाकायदा जाके नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन किया और फिर उनकी सपोर्ट में खड़े हो गए। आज वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि मुतनाज़ा बना के एक तरफ मरियम नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेंच के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, और अब मैं यही से आपकी बात को भी आगे बढ़ाना चाहूंगी, सवाल भी आपके सामने रखना चाहूंगी। आरिफ साहब, हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब से लंदन से वापस लौटी हैं वो हमें सियासी मंजरनामे पर खासी एक्टिव दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि अब उनका बज़ाहिर है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बयानिया बिल्ड करता है शायद वो भी बिल्ड करने में अब कामयाब हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून। कल की तकरीर आई एम श्योर आपकी भी निगाह से गुजरी होगी, जिस तरीके से उन्होंने 2 हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का उन्होंने तस्करा किया, फिर जर्नलों का उन्होंने तस्करा किया, नाम लेकर गुफ्तगू कर रही हैं, बड़ी बेबाक और दबंग अंदाज में नजर आ रही हैं, तस्वीर भी उन्होंने चलाई हैं। तो आप समझते हैं कि तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है मरियम नवाज शरीफ साहिबा? 100% मुर्तकिब हुई है और वो चाहती भी ये है कि उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए और फिर वो सियासी तौर पर बेंच को रुसवा करने की कोशिश करें और मामलात इस हद तक खराब हो जाए कि अल्टीमेटली ये किसी के हाथ ना रहे और फौज आ जाए जो आगे इलेक्शन की तारीख देने की बजाय यहाँ टेक्नोक्रेट सेटअप जो है जिसकी प्लानिंग बहुत अरसा पहले से की जा चुकी है, वो टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए रास्ता हमवार कर रही है, वरना कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस तरह। आइन में ये बात अदलिया और फौज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके खिलाफ आप कोई तनकीद इवन एट द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। चे जाए कि जलसा आप में आप जरा फर्क देखें, जो लड़ने की बात कर रही हैं उन्हें जरा सोचना चाहिए कि एक तरफ इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा कि हम नाम लेके जज साहबा कहा कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस में तलब किया गया और उन्होंने माफी जाके उस खातून जज से मांगी। और यहाँ हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको उनका नाम लेकर स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। आरिफ साहब आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के जो बड़े लीडर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं, हुक्मरान हैं,
वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फेल हो चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे से बात करने को इस वक्त तैयार नहीं है। इमरान खान साहब, मौजूदा हुकूमत एक मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए, मुल्क के अमन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मामला फिर से अदालतों में चला गया है, अदालतों में चल गया है, एक और बदमज़गी की कैफियत पैदा हो चुकी है। तो ये बहरान ख़त्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल ये बहरान खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह ये है कि दोनों कुव्वतें जो हैं वो बिल्कुल मुतहारिब हैं और एक दूसरे के खिलाफ मुतसादम खड़ी हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं, भूल जाए इस बात को कि इमरान खान उनके की क़यादत है या नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा जो है इस सूरत हाल में परेशान है, वो महंगाई से भी तंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्स से, और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आइन की रोशनी में कमेंट कर रहे थे, एनालिसिस सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे, खासकर PSL के हवाले से भी बात करेंगे। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को फाइनली शिकस्त दे दी। 4 अहम तब्दीलियां भी टीम में लाई गई। कौन सी तब्दीलियां थी? और आज भी बड़ा अहम मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते, साथ रहिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ जिक्र कर रहे हैं जनाब कल के मैच के हवाले से। PSL की जो रौनकें हैं, कल PSL का जनाब 12वां मैच हुआ और हमने देखा पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की टीम का मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और कुछ तब्दीलियां भी टीम में रखी गई हमने देखी। लेकिन जनाब बड़ा मुझे तो वन साइडेड मैच लगा। ऐसे इस्लामाबाद यूनाइटेड आई है और ऐसे रन्स उगले हैं उन्होंने, और बड़ी शानदार इनिंग्स, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। स्कोर बोर्ड पे पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 4 में से 2 मैचेस जीते हैं, इस्लामाबाद ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। आज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, उस पर भी काफ़ी लोगों की नज़रें जमी हुई है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अब तक की थोड़ी सी कमज़ोर टीम तस्वुर की जा रही है। बहरहाल मैच के ऊपर बात करते हैं। इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ कॉन्वर्सेशन है। इरफान, कल का मैच कैसा लगा आपको? जी इरफान, सुन पा रहे हैं आप? इरफान को हम दोबारा जनाब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान है, 75 रन्स का उन्होंने इजाफा किया, नॉट आउट रहे, और मोहम्मद हारिस बाबर के साथ रहे। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पावर प्ले का मुजाहिरा किया। मैच में खेलते पेशावर ज़ल्मी ने 8 विकेटों के नुकसान पर 156 रन्स बनाए। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो कल जो बड़ा ज़बरदस्त हमने गेम देखा, जनाब रहमानुल्लाह गुरबाज खबरों में है, हाइलाइट्स में है, और बड़ी शानदार इनिंग्स जनाब उनके साथ हमें देखने को मिली। और जो रहमानुल्लाह का जो स्टेटमेंट सामने आया, वो कह रहे थे कि मैच से पहले बाबर आजम से मुलाकात हुई पेशावर ज़ल्मी के कप्तान से, और उन्होंने क्रिकेट के हवाले से, बैटिंग के हवाले से बड़ी शानदार टिप्स भी दी, और मैंने मैच में बाबर आजम की टिप्स को फॉलो किया, और फिर हमने देखा कि किस तरह जो रन्स का ढेर है वो उन्होंने बनाया। बड़ी शानदार उन्होंने इजाफा किया, 62 रन्स, 31 पर 60 प्लस उन्होंने रन्स का इजाफा किया, तो बड़ा अच्छा उन्होंने। लेकिन बाबर को जनाब क्रेडिट जाता है यहाँ पे, वो कहते हैं कि बाबर से ही गुर लेकर वो आए और उन्होंने वो टिप्स को फॉलो किया। बहरहाल आज का जो मैच है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसकी कप्तानी कर रहे हैं, सरफराज कर रहे हैं, और अगर अब तक के जो फैक्ट्स है उनका थोड़ा सा जायजा लिया जाए तो अभी तक वीक टीम थोड़ी सी महसूस हो रही है। एक मरतबा फिर से इरफान ज़हीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। इरफान, कल का मैच एक बड़ा अच्छा मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, बड़ा लगा कि ईजी था उनके लिए टारगेट अचीव करना, क्या कमेंट करेंगे? जिस समय मैं बात कर रहा था कि इस्लामाबाद की टीम एक ऐसी साइड है जो बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। शादाब की बात करें तो वो बड़े जबरदस्त फ्यूड कैप्टन है। उन्होंने शुरू से एक बात की कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है रिगार्डलेस के क्या रिजल्ट रहता है, और हमने नजर आया कि कल के मैच के अंदर भी उन्होंने उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ उनकी टीम में बैटिंग में, बॉलिंग में, इवन फील्डिंग के अंदर भी वो एग्रेशन नजर आया। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो वो एक शेल के अंदर चली जाती है। बॉलिंग के अंदर भी हमने ये प्रॉब्लम देखा, बैटिंग के अंदर भी देखा है। आल्दो कि जितना खूबसूरत स्टार्ट उनको मिला था और उन्होंने पावर प्ले के अंदर 60 प्लस रन स्कोर किए, और हारिस की जिस समय तारीफ कर रहा था कि बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग थी,
تو صرف دیٹ از ہی از دی اونلی پاکستانی پلیئر جو اسی اگریشن کے ساتھ اس اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ بیٹنگ کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کل بھی انہوں نے 40 رنز کیے آلموسٹ 20 آؤٹ بال کے اوپر, اور 200 پلس کا اسٹرائک ریٹ تھا. بڑی شاندار قسم کی انوویشن نظر آئی, ہٹنگ بڑی کلیئر تھی, کلین ہٹنگ کی انہوں نے. بٹ جیسے وہ آؤٹ ہوئے تو پوری ٹیم سم ہاؤ کلیش پہ چلی گئی. ادھر تھوڑی داد ہمیں حسن علی کو بھی دینی پڑے گی, کم بیک کر رہے تھے کافی ٹائم کے بعد, T20 کو گیم کھیل رہے تھے, اور ہم نے دیکھا وہ تھوڑا سا اگریسو ہوئے, ساتھ انہوں نے نم بھی ہوئے جب پریس کانفرنس میں ان کو بلایا گیا. اچھا, چونکہ عرفان ٹارگٹ تھوڑا سا اگر زیادہ ہو جاتا, چونکہ بابر نے بڑا اچھا پلے کیا, ناٹ آؤٹ رہے, اچھا اضافہ کیا, لیکن اگر ٹارگٹ زیادہ ہوتا پشاور کی جانب سے تو تھوڑا سا میچ اور انٹرسٹنگ یا سنسنی خیز ہو سکتا تھا. اچھا, آج کے میچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اسلام آباد یونائیٹڈ اگین بار بار بات ہو رہی کہ بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے, بڑی فارم میں ہے, شاداب کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگریسو گیم کھیلیں گے. دوسری جانب جو کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے, ابھی تک کوئی شاندار کارکردگی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کا میچ بڑا کلیئر ہے؟ دیکھیں آن پیپر دیکھا جائے تو اوبیسلی اسلام آباد کی ٹیم ان سے بہت تگڑی ہے, زبردست ہے. کوئٹہ بہت زیادہ ریلائی کر رہی ہے اپنے دونوں اوپنرز کے اوپر. جیسن رائے اور گپٹل دنیا کے نمبر 1 اوپننگ بیٹسمین ہے, اور جب یہ چلتے ہیں تو سنگل ہینڈلی بھی گیم اوے لے جاتے ہیں. کوئٹہ کو میرا خیال ہے 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ چھیڑخانی کرنے کی ضرورت ہے نہیں ان کو. ایک تو یہ کہ ان کو اپنا نمبر 3 اور نمبر 4 کا بیٹر کو فکس کرنا پڑے گا. وہ بہت زیادہ آلٹریشن کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی 4 میچز انہوں نے کھیلے, ہر میچ میں نمبر 3 پہ کبھی سرفراز خود آتے ہیں, کبھی افتخار آ رہا ہے. لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حفیظ کو بھیج دیا. تو آپ کو اپنا بیٹنگ آرگنائز کرنا پڑے گا, کیونکہ اب اس کے بعد شاید وہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. اگر آپ بھی میچ کو ہارتے جائیں گے, ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں گے, تو پھر وہ پلینگ 11 بنا نہیں پائیں گے. تو ابھی جن ٹیموں نے جلدی کمبینیشن بنا لیا, اپنی پلینگ 11 فکس کر لی, وہ زیادہ سکسیسفل رہیں گی. اور آپ لاہور کی مثال دیکھ لیں, کراچی کی دیکھ لیں, انہوں نے اپنی پلینگ 11 جلدی بنا لی, اور وہ آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے وہ زیادہ میچز جیت رہی ہیں. تھینک یو سو مچ عرفان ظہیر, سپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے کل کے ہونے والے, خاص کر آج کے ہونے والے میچ کے حوالے سے انالیسس سامنے رکھتے. پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا, ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ ونس اگین ان نیو پاکستان. اور اب کچھ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو ناظرین, انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا بھر میں سماجی, معاشی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بطور نئی ٹیکنالوجی دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جو کھوج ہے وہ اب وقت کی ضرورت ہے. تاہم یہ استدلال کیا جا رہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ہی سکے کے ذریعے معاشی ترقی میں انقلاب لا سکتی ہے, اور اس کو اپنانے سے بد انتظامی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. آن لائن جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس کو سمجھتے ہوئے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اوبیسلی جو ہمارے ملک کے اس وقت معاشی حالات بھی ہیں, یا جو مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے, تو انٹرنیٹ کی دنیا کو یا آئی ٹی کو سمجھتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے, عام انسان اس سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیجیٹل ایکسپرٹ کامران چودھری. جی کامران, بہت ساری نئی ریسرچز بھی سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ابھی آئی ٹی کی دنیا میں اتنا آگے گئے ہیں جتنا ہمارے ہمسایہ ملک میں لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار آج انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے بہت شکریہ. جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ ہمارے معاشی حالات جو اس ٹائم چل رہے ہیں, تو کیا ہم پاکستان میں اس کو بالکل کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر ہم اس کو بدقسمتی کہیں گے کہ ابھی تک ہمارے پاکستان کے اندر آن لائن بزنس بہت کم لوگوں نے اپنایا ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں چلے جائیں, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آن لائن کہیں بھی چلے جائیں, تو ان میں سے لوگوں نے اس میں سے اتنا جوس نکالا ہے, اتنے پیسے کمائے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن اب پاکستان میں آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور آن لائن بزنس کر رہے ہیں. اور اچھا, کون سے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں پر پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ اس طرح تو بہت زیادہ پلیٹ فارم ہیں, ہم سے گنے نہیں پائیں گے. یہ بات کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسے کس پلیٹ فارم کے ذریعے کمائے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے اس ٹائم پہ Amazon سب سے بڑی ایک مارکیٹ پلیس ہے.
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें वॉलमार्ट है, टिकटॉक ने अपनी शॉप बना ली है, वो ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना के बैंडविड्थ लेके अपनी वेबसाइट बना के चला सकते हैं। सबसे पहले हम जरा अमेज़न का जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जरा आसान अल्फाज में बताइएगा ताकि जो देखने वाले हैं और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको समझ भी जरा सके। अमेज़न दुनिया की नॉट पाकिस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जहां पे लोग मिलियंस ऑफ लोग डेली बेसिस पे आते हैं और चीजें बाय करते हैं। हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने एक शॉप बनानी है, उसमें सामान रखना है, सामान रख के उसको बेचना है। जैसे आसान लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जैसे दराज है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोडक्ट्स अपनी चीजें वहां पर हम अपनी दुकान खोल लेते हैं वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है, और लोग आते हैं और आपकी चीजें बाय कर लेते हैं। और उसमें मजे की बात ये है कि आप पाउंड्स और डॉलर में अर्निंग करते हो। आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से इस टाइम अगर हम डॉलर्स और पाउंड्स में अर्निंग करें तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप पीकेआर में करेंगे अर्निंग तो मेरे ख्याल से जो आजकल पेट्रोल और गैस और ये सब चीजें महंगी हुई हैं, उससे गुजारा नहीं होता लोगों का। अच्छा कामरान, इसके लिए जैसे अमेज़न का हम जिक्र अभी कर रहे हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र करेंगे। आपको अपनी दुकान खोलनी है, फॉर एग्जांपल अमेज़न पे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई टैलेंट है, कोई चीज आपने सेल करनी है, तो उसके लिए उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो वो समझने के लिए, वो जानने के लिए क्या कोई कोर्स मौजूद है या कोई ट्रेनिंग है, या कैसे अकाउंट्स बना सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट वहां पर रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कोई भी काम करना है उसको लर्न करना है, ठीक है। बहुत सारे इदारे हैं जो ये काम करा रहे हैं। मैं खुद एक इदारा रन कर रहा हूँ, ड्रीम्स 21, जिसमें आप लोग आते हैं, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और प्रॉपर काम करने का तरीका सिखाया जाता है। पाकिस्तान से बैठ के आप यूके में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी कंपनी यूके के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है। आप कंपनी रजिस्टर्ड करें, आप ट्रांसफर वाइज का अकाउंट बनाएं, आप सेलर अकाउंट बनाएं, और घर में बैठ के आज के दौर में मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोगों तक बताना चाहूंगा, जो इंसान कहता है कि मैं गरीब हूं और मेरे पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास दो चीजें अगर हैं, लैपटॉप और इंटरनेट, और वो अर्निंग नहीं कर रहा, तो ये माशरे की गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। जिक्र किया कि आप कहां से, जो लोग नहीं जा सकते, कहीं पर कोई इदारा ज्वाइन नहीं कर सकते, वो घर बैठे ऑनलाइन में, आई एम श्योर अब तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स इतने ज्यादा मौजूद हैं, हर आप जाके लिखेंगे और वहां पे, तो आई एम श्योर आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाएगा कि क्या क्या करना है, तो सीखा जा सकता है। यूट्यूब पे बिल्कुल देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन मैम एक चीज मैं लोगों को कंसर्न क्लियर करना चाहूंगा, यूट्यूब वीडियोस के आंसर नहीं देती। जो सवाल आपके स्टक हो जाएंगे ना, उसका जवाब नहीं देगी। उसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाले। मेंटोर, उस्ताद मिलेगा। देखिए, जरूरी नहीं है हर चीज पैसे से ही मिले। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करके। कामरान, हम अमेज़न की ही जैसे बात कर रहे हैं अभी, तो कौन सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस या सबसे ज्यादा सेलिंग किस चीज की हो रही है, या कौन से लोग हैं जो अपना प्रोडक्ट वहां पे रख के सबसे ज्यादा इनकम कर सकते हैं या कमा सकते हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में आप अगर फैसलाबाद और सियालकोट चले जाए ना, तो यहाँ से 80% चीज़ें बाहर जाके लोग बेचते हैं। जैसे आपके पैड्स हो गए, क्रिकेट्स के, आप बैट यूज़ कर लें, फुटबॉल यूज़ कर लें, बैट यूज़ कर लें, टिश्यू पेपर तक यूके यूएस में इस तरह बिकते हैं जिस तरह आपकी सोच है। मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ। आप ये जो हम बेल्ट पहनते हैं, ये बेल्ट, एक सेलर है जो महीने के 15,000 बेल्ट बेच रहा है, सिर्फ महीने के। तो आप ये सोचें कौन सी चीज है जो अमेज़न पे सर्च नहीं होती। एक छोटी सी सुई से लेके एक बड़ी मशीन तक हर चीज आप अमेज़न पे या ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उस पे। अच्छा ठीक है, अब हमने देखे जैसे कि सोशल मीडिया का दौर आया है, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक पे लोग अपनी वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, कोई बहुत अच्छी बात कर रहा है, जिसके पास जो टैलेंट है, कोई पिज़्ज़ा अच्छा घर में बनाता है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई किस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी करता है, तो वो हमने देखा यूट्यूब पे लोग अपना काम दिखाते हैं, अपलोड करते हैं और वो वहाँ से बहुत कमा रहे हैं। बट फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन हमने देखा है कि उस तरह से, और फेसबुक की जो पॉलिसी है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हमें देखने को मिली है। अब तो ये लोग फेसबुक से कब पैसे कमाना शुरू करेंगे? फेसबुक से लोगों ने बहुत पहले से पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं मैम। आजकल जो मेरा एक स्लोगन है, नौकरी नहीं करनी, अपना कारोबार करना है। नौकरी की तरफ ना जाए, अपने कारोबार की तरफ जाएं। जिसने आज फिजिकल बिजनेस करना है ना, उसको 10, 15, 20 लाख रुपए चाहिए, और वो सिर्फ एक टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकता है। फेसबुक पे आप एक पेज बनाएं, एक पेज बना के आप उसको बूस्ट करें। फेसबुक कहता है कि भाई तुम मुझे सिर्फ दिन का 2000 दो, मैं तुम्हारे स्टोर पे 20,000 लोगों को विजिट करवाऊंगा, 20,000 पीपल जस्ट इन 2000। और अगर आप सोचें उन 2000 में से 100 ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं, तो आप कितना प्रॉफिट उसमें से ले सकते हैं। लोग बहुत पहले से इसमें से पैसे कमा रहे हैं, आज से बात नहीं। जाएं, अपना फेसबुक पेज बनाएं। अच्छा, और ये जिस पॉलिसी का आप जिक्र करें, ये सेम इंस्टाग्राम के साथ भी है, इंस्टाग्राम के साथ है, टिकटॉक के साथ है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहे हैं।
स्पॉन्सर करना, जो हमें एक ऐड नजर आता है जिसको हम फॉलो नहीं भी कर रहे होते तो हमें हमारे जो इंटरेस्टेड जो हम चीज अक्सर वो हमें नजर आ जाती है। लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जी मैं पैसे किसी को ना दूं, मैं फेसबुक एड्स ना चलाऊं, मेरे पैसे जेब से लग रहे हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो फिर कारोबार बढ़ेगा ना। आपके लोग आपकी प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे? आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, फेसबुक इसमें हेल्प कर रहा है। और मेरे ख्याल से अगर आपके 100 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो 2 ऑर्डर्स के जो प्रॉफिट है वो उसमें इन्वेस्ट हो गया, बाकी 98 जो ऑर्डर्स हैं उसका तो प्रॉफिट आप खा रहे हैं। जिस ऐड का हम जिक्र कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स ऐड का, जो अक्सर हमें नजर भी आते हैं और वो लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ऐड अगर आप फॉलो नहीं करें उस अकाउंट को तब भी नजर आएगा। बहुत सारे लोग के पास, या जो घरेलू खवातीन हैं या जो फर्स्ट टाइम अपना काम स्टार्ट करने वाली हैं, क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन उसमें लगानी होती है, आप उसके थ्रू अपनी जो भी ट्रांजैक्शन है वो होती है और फिर वो स्पॉन्सर ऐड होगा। जिनके पास ये वाली सहूलत मौजूद नहीं है, फिर वो किसी से हेल्प आउट ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं, जो इससे लाखों रुपए अर्निंग कर रही हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। कैसे करना है? आप क्रेडिट कार्ड यूज मत करें, आप सिंपली अकाउंट पहले बनाएं, फेसबुक बनाएं, उसके साथ आप ऑन इजी पैसा भी यूज कर सकते हैं। आपके अगर बैंक अकाउंट्स नहीं बने हुए, आप बैंक अकाउंट जाने की जरूरत नहीं है, आप जाएं इजी पैसा घर में बैठ के बना लें, उसमें पैसे रखें, वो कनेक्ट कर लें उसके साथ। लेकिन अब ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी आसानी हो चुकी है। बनाना जरूरी है, या हम अपने नॉर्मल अकाउंट से भी अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, या उसके लिए बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है? नहीं, और उसका फायदा क्या होगा? आप पर्सनल से भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस अकाउंट आपको तब जरूरत होता है जब आपकी बाहर से, कहीं से, यूके, यूएसए, किसी और कंट्री से ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, तो उसके लिए बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन आप इन पाकिस्तान अगर कर रहे हैं तो आपका पर्सनल जो अकाउंट है वो आपके लिए मोर देन इनफ है। पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी का आप मुस्तकबिल किस तरीके से देख रहे हैं? मैं फ्यूचर इसका देख रहा हूँ 2025-2026 के अंदर इंशाल्लाह 70% लोग इस ऑनलाइन बिजनेस को अडॉप्ट कर लेंगे और एक बूम आएगा। अभी पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन बिजनेस का बूम नहीं आया, ये वक्त है, गैप है। अभी बहुत कम कंपनीज है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और डिजिटल अर्निंग कर रही हैं। इन्वेस्टर्स का इस तरफ ध्यान अब आना शुरू हुआ है। मेरा इंशाल्लाह ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात को मार्क माय वर्ड के 2027 के अंदर 70% बिजनेस पाकिस्तान में ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का मान बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो वाला हिसाब नहीं रहा कि घर में एक कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं। अब वो वाला वक्त आ गया कि जितने कमाने वाले होंगे आपका घर उतने अच्छे तरीके से चलेगा। अब अगर कोई अनएम्प्लॉयड शख्स आपको देख रहा है, जिसके पास इंटरनेट भी है, लैपटॉप भी मौजूद है, टैलेंट भी है उसमें, और वो सोच रहा है, कोई स्टूडेंट की चले हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि वो भी अपने घर में कुछ हिस्सा डाले या अर्न करे, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि क्या किया जा सकता है टू स्टार्ट अ बिजनेस? इस टाइम पे सिर्फ मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ आएँ। आप YouTube पे जाएं, एक सिर्फ मैं ई कॉमर्स अमेज़न ही बिजनेस नहीं है, आप डिजिटल करेंसीज में बिजनेस कर सकते हैं। आप अपनी फेसबुक पे आईडी बनाएं, वहां पे व्लॉगिंग करें, आप YouTube पे एड्स चलाएं, अपना फेसबुक पे एड्स चलाएं, ऑनलाइन बिजनेस करने जाएं, क्रिप्टो की तरफ जाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस तरफ जाएंगे। अच्छा कामरान, बहुत सारा टैलेंट मौजूद है भाई हम पाकिस्तानियों में। मैं तो टिकटॉक देखती हूँ तो मैं तो हैरान भी हो जाती हूँ, कई दफ़ा परेशान भी हो जाती हूँ कि बजाय हम थोड़ा सा किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ हम थोड़ी सी तवज्जो दें, टिकटॉक बनाए जा रहे हैं। अच्छा, रील्स अगर यही अपलोड की जाए ऑन फेसबुक या ऑन यूट्यूब, तो वहां से अब रील्स की भी इनकम हो रही है? मैम फेसबुक के तो मेरे ख्याल से अभी इस तरह ऐसा नहीं है, लेकिन यूट्यूब दे रहा है आपको। यूट्यूब ने ये रील्स जो हैं इस पे वो आपको अर्निंग दे रहा है, आप रील्स यूज कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा कि टिकटॉक जो है अपनी शॉप्स, अपने वेयर हाउसेज बनाना शुरू कर दिए हैं और वो आपको कह रहा है कि भाई ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट सेल करो। हाँ, टिकटॉक पे वीडियो आप जिस तरह मर्जी की बनाएं जरूर बनाएं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा बिजनेस के टाइप पे लिए भी यूज कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच कामरान चौधरी, डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और नौजवानों को मुफीद मशवरे दे रहे थे। तो अपना वक्त जाया मत करें, किसी प्रोडक्टिव काम में अपनी एनर्जी जो है वो लगाएं और पैसे भी कमाएं, वो भी डॉलर्स में। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं कराची का। जनाब, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो कोई आज का मसला, आज का इशू नहीं है। इसका जिन एक मरतबा फिर से बेकाबू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और कराची की कोई गली, कोई मोहल्ला स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज नहीं है। अब कराची की जराइम की दुनिया में एक अनोखे चोर ने वारदात की है। एक अजीबो गरीब बात सामने आई है, शेयर करती हूँ आपके साथ। कराची से एक टॉम गर्ल को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये खातून इतिहाद
फसाद टाउन की खातून है जो कि लड़कों का रूप धार के या लड़कों का गेटअप करके निकलती है और मोटरसाइकिल चुराती हैं और ये चोरी करते हुए गिरफ्तार भी हुई है। मुलजिमा की शनाख्त समरीन उर्फ मुशावद आशिक हुसैन के नाम से हुई है। मुलजिमा लड़कों का रूप धार कर मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चुराती हैं और फिर चौकी बलोचिस्तान में गिरफ्तार करती है। बड़ी इनको हब चौकी बलोचिस्तान में फरोख्त करती हैं। तो इसका मतलब है कि इनको सेंस है, नो हाउ है कि कहाँ से चोरी करनी है, कहाँ पे वारदात डालनी है और फिर कहाँ पे फरोख्त करके पैसे कमाने हैं। बहरहाल समरीन के कब्जे से डिफेंस थाना दरख्शां की हदूद में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब इनसे मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कितनी देर से ये इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हैं और सारी जितनी भी इन्होंने वारदातें की हैं इन्होंने अपना गेटअप चेंज करके ही वारदात की है। बहरहाल ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। चोरी और डकैती कोई भी करे, कोई भी रूप धार कर करे, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अब एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी हवाले से भी खासकर सेगमेंट डिजाइन की है बात होगी उस पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी सेहत के हवाले से एक सेगमेंट लाजमी तौर पर लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान में जनाब एक वक्त था कि लोग सुबह सवेरे उठते थे और देसी घी के पराठे, ऑमलेट, अंडे या जो भी सालन रात का होता था वो पसंद किए जाते थे। आई थिंक अभी भी हमारे जो गांव में लोग पराठा वगैरह ही पसंद करते हैं। अच्छा, अगर शहरों के तर्ज की बात की जाए तो हमारे यहाँ हम थोड़ा सा जो अंग्रेजी नाश्ता जिसको कहा जाता है वो क्या है जनाब, वो है डबल रोटी यानी कि ब्रेड। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि वेट अपना लॉस भी करना चाहते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, तो एक बड़ी ही कॉमन बात होती है कि रोटी छोड़ दी जाती है, रोटी नहीं खानी और उसकी जगह हम ब्रेड का जो एक पीस या 2 पीसेस है वो हम लेते हैं। अच्छा, नाश्ता बड़ा आसान और क्विक कौन सा होता है? चाय का एक मग लिया और उसके साथ एक टोस्ट या 2 टोस्ट लिए, फिर जैम बटर लगाया और जल्दी में अक्सर लोग दफ्तर या ऑफिस अपने निकल जाते हैं। तो ये कितना अनहेल्दी है या इसके क्या कोई फायदे भी हैं? फाइबर कंटेंट उसमें उस तरह से है जितना रोटी में मौजूद होता है? इस हवाले से बात करेंगे। और बेहतरीन नाश्ते का इंतखाब क्या होना चाहिए, इस हवाले से बात करने के लिए मोइना उस्मान बेग साहिबा माहिर ग़िज़ाइयत इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। उनसे आपके जितने भी सवाल आते हैं मैं जवाब उनका जानने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच मोइना जी, आपने टाइम निकाला। जैसा कि मैं ब्रेक में आपसे कह रही थी कि मेरा भी अब तक का जो फेवरेट नाश्ता रहा है वो ब्रेड, टोस्ट और जैम रहा है, क्योंकि तो आसान भी है, क्विक भी है और लगता है कि वेट भी इससे गेन नहीं होगा। ये बड़ी कॉमन परसेप्शन है। हम भी देखते हैं कि जिस तरह पेशेंट आते हैं ना, तो सबसे पहले आप उनसे हिस्ट्री ले रहे होते हैं कि उन्होंने क्या चेंज किया खुद से वेट कम के, तो वो फौरन से जिस तरह रोटी छोड़ी होती है लेकिन ब्रेड्स पे शिफ्ट हुए होते हैं या खाली ब्रान रस ले रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। तो अब रिसेंटली ना बस ये हमने कहा है कि आप जितनी नेचुरल चीज़ों की तरफ रहे ना, क्योंकि जो चीज़ भी प्रोसेस हो रही है उसमें वो आप देखिए शुगर भी आती है, फैट भी आ रहा है, फिर प्रेजर्वेटिव्स भी आते हैं, तो वो उतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन देखिए अब आप ब्रेड्स में बड़ी टाइप निकल आई हैं। अब आपको वाइट ब्रेड के अलावा मल्टीग्रेन, ब्राउन ब्रेड, फ्लैक्स सीड ब्रेड, ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स, बड़ी तरह की ब्रेड्स मिल रही होती हैं। तो हाँ, हम उनकी कैलोरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कैलोरी की बात करें तो जो एक सिंपल हमारे यहाँ रोटी या फुल्का बनता है तो उसमें शुगर कंटेंट कितना होता है? या और जो हम एक ब्रेड का पीस लेते हैं उसमें कितना होता है? और न्यूट्रिएंट वाइज भी कि वो फायदेमंद भी है कि नहीं? हाँ, वही मैं आपको बताने लगी थी कि अगर हम रेगुलर अपने घर में जिस तरह से रेगुलर एक रोटी जैसे चपाती भी कहते हैं वो बनती है, वो 70 to 75 कैलोरीज देती है। अच्छा। और 2 ब्रेड स्लाइसेस भी इतनी दे रहे होते हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन वो जो अगर हम जिस तरह घर में उसको प्रोसेसिंग के बगैर बनाते हैं और फाइबर वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, बाहर की रोटी नहीं लेते, घर में बनाते हैं, तो उसका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है। बी विटामिन्स उसमें सारे होते हैं जो वीट में पाए जाते हैं। और फिर अगर आप घर में मल्टीग्रेन आटा ले लें तो क्या ही अच्छी बात है कि किसी भी प्रोसेसिंग के बगैर, किसी शुगर फैट एडिशन के बगैर आप सारे विटामिन्स और मिनरल्स दे रहे होते हैं। तो वो फिर भी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है कि आप ये नहीं। लेकिन ये है कि जिस
तेजी से आपने देखा होगा हम जब ब्रेड्स पे शिफ्ट हुए हैं हमारा सारा चाइल्डहुड और वो तो व्हाइट ब्रेड ही कॉमनली होती थी, बिल्कुल, जो कि अब कम हुआ है और अब बहुत तेजी से लोग ब्राउन ब्रेड चूज करने लगे हो चुके, तो वो एक स्टेप बेहतर है। अच्छा, इसमें फाइबर की मिकदार होती है किस तरह से, और कितना, क्या परसेंटेज अगर हम रोटी से कंपेयर करें तो कितना फर्क आ जाता है? रोटी से तो फिर भी कम है, क्योंकि जब देखिए ना एक चीज बेक हो रही है आप उसमें शुगर भी थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं, आप उसकी टेक्सचर बनाने के लिए प्रेजर्वेटिव्स भी ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा फाइबर रिमूव होता है उसमें भी। लेकिन ये है कि वाइट के हिसाब से वाइट ब्रेड बिल्कुल फाइन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, वो फटाफट आपने कहा होगा वाइट ब्रेड खाएं आपको थोड़ी सी देर बाद दोबारा भूख लग जाती है, लेकिन ब्राउन जरा इतनी होती है कि मिड डे मुझे हमेशा एक मैं बात बोलूँगी, आज शेयर भी बल्कि कर देती हूँ, मुझे 2-3 साल हो गए जब भी मैं ब्रेड खाती रही प्रेगनेंसी में भी, सुबह अंडे वगैरह बनाकर साथ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर ली, टोमेटो को थोड़ा सा बेक कर लिया या उसको ग्रिल कर लिया, चीज़ें सीड्स वगैरह साथ रख ली, लेकिन अब ब्रेड तो साथ है ही, तो वो अभी तक सबसे बुरा नाश्ता है। ये जो तुम ब्रेड खाती हो ना, ये जो टोस्ट, ये सबसे, इसका कोई फायदा नहीं है, ये मत खाओ, इससे अच्छा रोटी खा लो। लेकिन वो खवातीन कहाँ वो नहीं हो पाता। लेकिन आप देखें, आपने कभी भी उन लोगों को देखे जो 3 टाइम रोटी खा रहे होते वो कभी वेट गेन नहीं करते। 3 टाइम रोटी खाने वाले लोग वेट गेन नहीं कर रहे होते, लेकिन वो स्नैक्स भी नहीं करते। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स के जो एज फेलोज हैं वो बस अपने लिमिटेड टाइम पे रोटी स्मॉल साइज विद ग्रेवी खा रहे होते हैं, लेकिन हमने क्योंकि हमें अंदर स्नैकिंग भी कर रहे होते हैं, फिर हम जिस तरह पराठे पे शिफ्ट हो गए, फिर हमने एक सालन में ऐसा फैट डालना शुरू कर दिया, तो रोटी बहुत मिसपरसीव्ड है। डाइटिंग शुरू करते ही मोइना साहब ने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात कही है कि जो लोग 3 वक्त की रोटी खाते हैं वो वेट गेन नहीं करते हैं। मैं चाहूंगी इसकी थोड़ी सी डिटेल आप मजीद शेयर करें, क्योंकि हम तो वेट लॉस करने के चक्कर में सबसे पहले रोटी छोड़, और सबसे पहले रोटी चावल छोड़ दो। असल में ना पिछले कुछ एरा में ऐसा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ऐसे दुश्मन बन गए हैं वेट वॉचर्स के लिए। थोड़ा सा इस तरह मीडिया ने भी कुछ कॉन्सेप्ट बना दिए हैं कि फटाफट रोटी छोड़ देते हैं और बिल्कुल प्रोटीन पे आ जाते हैं। इसके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारी गट को जो फाइबर चाहिए, जो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करे, जो आपके मैदे को ठीक रखे, वो आपको रोटी से मिल रहा होता है। और वो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप घर में अपने सामने बनवा रहे होते हैं, आप उसको रिफाइन ना कराएं, आप जिससे हम कहते हैं फाइबर वाला आटा, चोकर वाला आटा ले लें, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप उसकी स्मॉल साइज रोटी एक बनाते हैं और साथ पोर्शन कंट्रोल में सैलड, योगर्ट, ग्रेवी लेते हैं, तो बड़ा आइडियल मील है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, जब भी वेट लॉस की बात होती है तो लोग रोटी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, हर अच्छी चीज़, फल छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी पसंदीदा चीज़ है हमारे यहाँ, जिसको चाय रस कहा जाता है, पंजाब में इसको पापे भी कहते हैं, उस पे हाथ नहीं रुकता, और उसमें शुगर कंटेंट कितना ज्यादा फिर होता है। और अच्छा, इसके अलावा दीगर बेकरी आइटम्स, अब जब भी किसी के घर जाते हैं, हाई टीज करते हैं, तो जो बेकरी की अशिया है, डिफरेंट तरह की ब्रेड्स हैं, क्रोसेंट हैं और डिफरेंट चीजें, वो बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए बेकरी आइटम्स नहीं, ये जो हम तेजी से मोटापा लोगों में आ रहा है, आप देखिए बच्चे मोटे हैं, एज ग्रुप टीनेजर में बच्चे इस तरह से, क्योंकि हम वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसमें वेजिटेबल ऑयल एडेड होता है, प्रेजर्वेटिव्स एडेड होते हैं। और आपने इतनी ट्रू बात की है, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे फील करते हो। हम तो जैसे पेशेंट्स मुझे कहते हैं मैं कुछ भी नहीं खाती, नाश्ते में सिर्फ चाय रस, तो आप ज़हन में सोचते हो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, यानी चाय में भी वो चीनी है, रस भी डुबो के खाने हैं, और फिर बात करें वेट लॉस की। अच्छा, बात चले फिर हम बात कर लेते हैं। तो हमने ब्रेड की बात की कि इससे ये नुकसान होता है और वो होता है, और रोटी जो है वो घर की वो बेहतर होती है, बिल्कुल सही बात है इसमें। और अगर कोई इंसान घर का खाना खा रहा है, रेस्टोरेंट नहीं जा रहा, तो वो वाकई गारंटी, आई एम श्योर कि आप इस बात पे एग्री करेंगे कि वो फिर अपना वेट गेन नहीं करेगा जो लोग घर का सादा खाना खाते हैं। अच्छा, बच्चों की भी बात कर लेते हैं और बड़ों की भी बात कर लेते हैं। बेहतरीन नाश्ता क्या होना चाहिए? नाश्ते में आपने हमेशा सुना होगा, पुरानी सेइंग है कि नाश्ता बड़ा अच्छा और प्रॉपर करना चाहिए, बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीरों की तरह, रात का फकीरों की तरह। और ये ट्रू है, क्योंकि हम लेकिन आप देखिए इससे बिल्कुल उल्ट, हम नाश्ता स्किप करके काम पे भाग जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स, माहिर ग़िज़ायत, इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज़ा, बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है।
तो एक तो अच्छा ब्रेकफास्ट, एक तो मैं इस पे बात करूंगी कि वो एक आप प्लान जरा बता दें हमारे देखने वालों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, और फिर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर भी आपसे बात करती हूँ क्विकली। लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट का रूल यही है कि आप उसे बैलेंस लें तो सबसे अच्छा है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों चीजें इस तरह से डालें, जैसे प्रोटीन, अंडा, शामी, जो रेगुलर हमारी चीजें होती हैं, कुछ सॉसेज बच्चों के लिए, नट्स हो सकते हैं। हाँ, नट्स फैट्स में आ जाएंगे। साथ आपने एलमंड्स रखे और वॉलनट्स रख दिए तो वो आपके फैट हो गया। इवन आप डेट्स रखते हैं वो भी फैट में आ गई। और कार्बोहाइड्रेट में आप जिस तरह रोटी, होल ग्रेन लेते हैं, होल ग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं, यूज किया जा सकता है। थोड़ी ब्रेक के बाद नहीं, बिल्कुल इकट्ठा यूज करें, इनका आपस में कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये एब्जॉर्प्शन रोके। मोइना उस्मान बेग साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और सबके नाश्ते के हवाले से, खासकर जो ब्रेड्स हैं कि ब्रेड्स हमारे यहाँ यूज़ की जाती हैं उस हवाले से बताई थी। और उनका यही कहना है कि जनाब घर की रोटी का इस्तेमाल करें, और घर के सादे जो खाने हैं उससे बेहतरीन ग़िज़ा और कोई भी नहीं, और उससे आप वज़न भी अपना गेन नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम में वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अब कुछ बात करते हैं तुर्किया और शाम में जो एक कुदरती आफत आई, ज़लज़ले ने जितने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, और पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में तुर्की के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तुर्की के साथ रहा। नाज़रीन, 48,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। पाकिस्तान की सरकारी और जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो तुर्क बहन भाइयों की मदद के लिए पेश रहीं। अभी भी इमदाद यहाँ से जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा पूरी दुनिया की जानिब से जो एड है वो तुर्किया पहुँचाई गई है। हुकूमत पाकिस्तान के अलावा मुताद्दिद फलाही तंजीमें भी तुर्किया में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं, जिससे जो बन पा रहा है हर शख्स, हर इदारा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इमदाद करने को तैयार है। अल-खिदमत फाउंडेशन भी इंसानियत की खिदमत में पेश है, और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन हो या फिर तुर्किया शाम का ज़लज़ला हो, हमने देखा है कि जो अल-खिदमत फाउंडेशन है वो मुश्किल के वक्त में हमेशा मुतासरीन तक पहुँची है। और अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों की 47 रुकनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम तुर्किया के ज़लज़ले के मुतासरा इलाकों में खिदमात सर अंजाम देने के बाद वतन वापस पहुँचे हैं, और इस वक्त हमारे साथ ऑन सेट मौजूद हैं मेहमान। मैं तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद इकरामुल हक सुबहानी साहब जो कि सदर अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब है, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जिब्रान बिन सलमान बट साहब। इकरामुल हक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क़यामती टूट पड़ी होगी तुर्किया शाम के लोगों पर जब आप वहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, एप्रिसिएशन आपके इदारे के लिए, अल खिदमत फाउंडेशन के लिए। क्या मनाज़र आपने देखे? बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि 6 फरवरी के सुबह 4:15 बजे के करीब 7.8 शिद्दत के एक ज़लज़ले ने जो तबाही वहाँ पर बर्पा की, उसका अल खिदमत फाउंडेशन ने फौरी तौर पर एक अंदाज़ा और अदराक करते हुए डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपनी एग्जेक्टिव कॉल की, और उसी दिन अपनी डोनर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ पे रिलीफ की सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। और नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन मियाँ अब्दुल शकूर साहब को फौरी तौर पर वहाँ रवाना किया ताकि वो वहाँ के हालात का मज़ीद जायज़ा लें और कोऑर्डिनेशन के हवाले से कोई एक्टिव रोल अदा करें। तो मियाँ अब्दुल शकूर साहब ने वहाँ पहुँचते ही ज़ाहिर के हालात का मज़ीद जायज़ा भी लिया, अदराक भी किया चीज़ों का, और कोऑर्डिनेशन के नतीजे में वहाँ का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बहुत ही इफेक्टिव और मुल्कगीर अदारा है हुकूमती अफाद, उनकी कोऑर्डिनेशन से फिर अल खिदमत फाउंडेशन की सर्च एंड रेस्क्यू 47 रुकनी टीम जो है वो फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हुई, और फिर अफाद ने इस टीम को अदियामान का इलाका जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर था ज़लज़ले से, वहाँ पर डिप्यूट किया उन्होंने। और फिर अफाद ने, अल खिदमत फाउंडेशन की इस टीम ने पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह के अफाद ने जो जब और जहाँ जो भी टास्क असाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और बड़े इत्मीनान के साथ इसका इजहार करता हूँ कि हमने बहुत उम्दा तरीके के साथ पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए जो भी टास्क उन्होंने हमें असाइन किया उसको हमने परफॉर्म किया। जिब्रान, मैं जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि ब्रेक में भी हम जिक्र कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, 10 शहर तुर्किया के मुतासर हुए हैं, इसके अलावा शाम में भी खासा नुकसान हुआ है। अल खिदमत फाउंडेशन की जो टीम है वो शाम भी पहुंची है, तो वहाँ पर किस तरह से इमदादी सरगर्मियाँ जारी रही? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। और जैसे आपने कहा कि क़यामत का बिल्कुल मंजर है, और क़यामत को आंखों से देखना ये कोई तसव्वुर ही कर सकता है। हमें जाने से पहले भी तबाही का हमने सुन रखा था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे
تو اٹ واز بیونڈ ایکسپیکٹیشن، یعنی توقع سے بہت آگے کی وہاں تباہی بھی تھی اور نقصان بھی تھا، اور جو لوگ وہاں پر جن کے پیارے ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، نہ تو وہ کہیں جا سکتے ہیں، ان کو کوئی ایویکویٹ بھی کرنا چاہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر وہاں دیکھا. ادیامان شہر میں ہم لوگ موجود تھے، اس کے بعد ہتایا میں ہماری ٹیم گئی. تو کئی روز تک ہم نے ایک فیملی کو، خاتون کو، 70 سالہ بزرگ کو، 70 سالہ خاتون کو، کہ وہ آ کے فٹ پاتھ پہ اپنی گری ہوئی بلڈنگ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس ملبے کو تاکتے رہتے تھے. کوئی چاہے بھی کہ وہ وہاں سے چلے جائیں تو وہ جو ان کا بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بہن، بچہ، وہ اسے چھوڑ کے کس طرح سے جا سکتے ہیں. تو بالکل ایک ایموشنل بھی ایک وہاں پہ ٹراما اور ایک سائیکولوجیکل ٹراما بھی وہاں پر موجود ہے، اور فزیکلی وہاں جو بلڈنگز کی تباہی ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. اسی طرح آپ نے سیریا میں بات کی، تو ہمارے جو نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے عبدالشکور صاحب، وہ سیریا میں گئے، وہاں پر انہوں نے امدادی سامان اور امدادی رقم پہنچائی. کہ سیریا میں وہاں کے بارڈر باقی چیزوں کی وہ پرابلم ہے، وہاں پہنچنا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح اکرام صاحب نے کہا کہ ہماری وہاں آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیب ہوتا ہے، تو ان کولیبریشنز کے ساتھ ہم وہاں خود بھی پہنچے، ہماری ٹیمز بھی پہنچیں، وہاں پر سامان اور رقم بھی ہم نے پہنچایا. تو اسی طرح ترکی کے اندر آفات کا ذکر کیا، تو وہ ان کی جس طرح ہمارا یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے، تو وہاں کا ادارہ ہے، اس کے ذریعے وہاں پہ ریسکیو اینڈ سرچ کا کام کیا. تو ایک یعنی بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگوں کو سائیکولوجیکل ٹراما سے بھی نکالنے کی کوشش کریں، انہیں ہیل اپ کریں، تاکہ وہ جو بچ گئے ہیں ان کی زندگی مردوں کی طرح نہ ہو، وہ آئندہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ان کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان بالکل ترکیہ کے لوگوں کے ساتھ، شام کے لوگوں کے ساتھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں پر پہنچے تھے. اچھا، ابھی تو جس طرح سے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ ڈاکٹرز بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی کل آپ کی ٹیم یہاں سے روانہ ہوئی ہے، اور جو ایک امدادی سرگرمیاں اس وقت آبویسلی جاری ہیں. لوگ کیمپس میں اس وقت منتقل ہیں، ان کو شفٹ کیا گیا ہے. آفٹر شاکس کا بھی سلسلہ جاری ہے. یہاں کے لوگ کب آباد ہوں گے؟ یہ آپ وہاں پہ گئے، کیا آپ نے آبزرو کیا ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے یہ کب شروع ہوگا؟ جی، ایک تو ابھی تک تو ظاہر کہ وہ پورے طور پہ تمام شہروں میں سرچ اینڈ ریسکیو کا بھی آپریشن جو ہے جاری ہے. پھر ظاہر کہ ایک ریلیف کا ایک بڑا مرحلہ ہے. بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جو عوام میں ایک حوصلہ، ہمت اور جذبہ ہم نے دیکھا ہے، اور جو حکومتی مشینری پوری طرح سے وہاں پر ایکٹیو ہے، تو ہمارا یہ خیال اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے، مزید مشکلات سے انہیں محفوظ رکھے. جیسے 3 روز پھر پہلے دوبارہ 6.7 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے مزید کسی آزمائش سے. آپ نے بتایا کہ جو آفٹر شاکس کا سلسلہ، جب آپ بھی وہاں پر موجود تھے، تو وہ مسلسل یا ڈیلی بیسس پر آفٹر شاکس آ رہے تھے، اور مزید بلڈنگز بھی کولیپس ہوئی؟ جی، جب 4 اور 5 ریکٹر سکیل کا کوئی آفٹر شاک آتا تھا، تو ظاہر ہے کہ جو بلڈنگیں بری طرح سے متاثر تھی لیکن پوری طرح سے کولیپس نہیں ہوئی تھیں، تو وہ ظاہر وہ افیکٹ ہوتی تھی، لیکن اس میں جانی نقصان اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ انسان اس میں رہائش پذیر نہیں تھے، تو اس لیے وہ محفوظ رہتے تھے. میں ایک چیز کا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب میاں عبدالشکور صاحب نائب صدر الخدمت فوری طور پر وہاں پر تشریف لے گئے، تو انہوں نے جو بھی ریسورسز وہاں پہ ممکن تھے اس کو آپٹیمم لیول پہ یوز کیا. اور ایک جو ہیومن ریسورس تھا، ظاہر اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، تو خوش قسمتی سے وہاں پہ کے تعلیمی اداروں میں کچھ الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز پڑھتے تھے، تو ان والنٹیئرز کو اکٹھا کر کے فوری طور پر آرگنائز کیا. انہوں نے بلڈ کا ارینج کیا، زخمیوں کی دیکھ بھال کی، اور ایک بہت جو بڑا فائدہ ہوا کہ ترکی ملک میں ایک لینگویج بیریئر کا بہت زیادہ سامنا تھا، تو وہ انگلش بھی جانتے تھے، کچھ نہ کچھ ترکی بھی جانتے تھے، تو انہوں نے بہت ایکٹیو رول ادا کیا. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم و بیش تمام طلبہ و طالبات جو وہاں پہ زیر تعلیم تھے وہ اس ٹیم کا حصہ بنے، اور انہوں نے ایک بہت افیکٹو رول ریلیف کے کاموں کے نقطہ نظر سے ادا کیا. اور اسی طرح سے سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیم نے جو وہاں پہ کام کیا، تو جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا، جبران بٹ صاحب نے بھی تذکرہ کیا. تو ظاہر ہے کہ اتنی کہانیاں ہیں، اتنی آنکھوں دیکھے حوال ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جب اتنی بڑی آزمائش دیتا ہے تو ہمت بھی دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ ایک ماں ہے، اس نے اپنے 2 بچوں کو بچانے کے لیے اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے، لیکن جب ملبہ اوپر سے ہٹایا گیا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا منظر ہوگا کہ جب اس ماں نے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور ان بچوں کو آپ سٹیچر پر منتقل کرنے کے لیے جب اس ماں کی آغوش سے ان بچوں کو علیحدہ کرتے ہیں.
تو ہر آنکھ ظاہر ہے غمی سے جو ہے اشبار ہو جاتی ہے. تو ظاہر اس طرح کے مناظر ہیں, بوڑھوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر کہ انسانی بے بسی کا وہاں پہ جگہ جگہ جو ہے وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن الخدمت کی فاؤنڈیشن کی ٹیم کا ایک خاص امتیاز یہ تھا کہ وہ 24 گھنٹے ان کے لیے دستیاب رہتی تھی جب اور جہاں کوئی اسائنمنٹ دی جاتی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ جب ان ڈیڈ باڈیز کو, شہداء کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا جاتا تھا تو پورے احترام کے ساتھ فوری طور پر دعا کا اہتمام, اور اگر ممکن ہوتا تھا تو جنازے کا اہتمام, اور غمزدہ فیملی کے ساتھ پورے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا جاتا تھا اور ان کی غمگساری کا کوئی اہتمام کیا جاتا تھا. ابرار صاحب, جیسا کہ ہم نے موسم کا ذکر کیا کہ موسم بہت مائنس پہ ٹیمپریچر تھا, ٹھنڈ کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا آپ کی بھی ٹیم کو کرنا پڑا؟ جی بالکل, کہیں کسی شہر میں -5, کسی میں -17, یعنی یہ بہت شدید موسم تھا. وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی ظاہر ہے گھروں میں تو ایک پورا ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے, اور جس طرح اکرام صاحب نے بتایا کہ انہیں ایویکویٹ کر لیا ہوا تھا, کوئی وہاں پر رہ نہیں سکتا تھا ان بلڈنگز میں. تو وہاں پر بھی جو لوگ تو شفٹ ہو سکتے تھے, جو وہاں سے جا سکتے تھے وہ جا چکے تھے, لیکن اکثر لوگ, اب جس کا بیٹا بچہ وہ تو جا بھی نہیں سکتا, تو ہم نے یہ دیکھا وہاں پر کہ گاڑیوں میں لوگ سامان رکھ کر اپنی راتیں گاڑی کے اندر گزار رہے ہیں, اور انہوں نے پھر گاڑیوں کو دائیں بائیں سے اس کو بلائنڈرز لگا کے اسے کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں اس کے اندر اگر جو بچے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ہم بھی جب پہلے 2-3 دنوں کے اندر جب وہاں پہنچے تو سردی کی شدت کا اس طرح سے ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. پھر ہم فوری ریسکیو کی ہماری ٹیمیں چلی گئیں, تو ظاہر ہے یہ مشکل تو تھی. پھر آفٹر شاکس کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر گورنر کا جو سیکریٹریٹ تھا وہاں پر ہمیں ابتدائی 3-4 دن ہم وہاں پر رہے. تو آفٹر شاکس جب آتے تھے تو پوری بلڈنگ ایویکویٹ کروائی جاتی تھی. تو جو ریسکیو ٹیمز تھیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے یہ ایک ٹف ٹاسک تھا. اس کے بعد پھر ہمارے لوگوں کو بھی جس طرح باقی ریسکیو ٹیمز تھی کیمپس کے اندر شفٹ کیا, اور جو وہاں کے لوکل لوگ تھے ان کے لیے بھی الخدمت نے بھی اور باقی اداروں نے بھی ان کے لیے ونٹر کیمپس جتنے میکسیمم ارینج ہو سکتے تھے ان میں لوگوں کو شفٹ کرنے کا بندوبست کیا. بہت شکریہ جبران بن سلمان بٹ. ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اکرام الحق سبحانی, صدر الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب, جو کہ ریسنٹلی ترکیہ سے آئے ہیں, وہاں سے آنکھوں دیکھا حال آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے پروگرام میں. ناظرین اب اپنے اختتام کی جانب پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ منڈے کو ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.